नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, सहायक आचार्य हिंदी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी ई व्याख्यान श्रृंखला में निरंतर व्याख्यान चल रहे हैं और इन व्याख्यानों में मैं आपको समय समय पर विभिन्न जानकारी देती रहती हूँ। और हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें हम एकांकी पढ़ रहे हैं अभी, और एकांकी में भुवनेश्वर प्रसाद का बहुत ही उत्तम कोटि का एकांकीकारों में इनको माना जाता है। और इनके एक एकांकी का हम आज अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ऊसर। भुवनेश्वर प्रसाद जी का जन्म 1910 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ। इनकी शिक्षा भी यहीं हुई। पश्चिम के आधुनिक साहित्य का इन्होंने अच्छा अध्ययन किया। इब्सन, शॉ, D.H. लॉरेंस तथा फ्रायड के प्रति वे विशेष अनुरक्त प्रतीत होते हैं। जिंदगी को उन्होंने कड़वाहट, तीखेपन, विकृति और विद्रूपता में ही देखा था। संभवतः इसी कारण उनमें समाज के प्रति तीव्र वितृष्णा, प्रबल आक्रोश और उग्र विद्रोह का भाव प्रकट हुआ है। जीवन की इस कटु अनुभूति ने ही उन्हें फक्कड़, निर्द्वंद और संयमहीन बना दिया था। किसी भी लेखक के व्यक्तिगत जीवन का या उसके जीवन अनुभवों का उसके लेखन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम आज भुवनेश्वर प्रसाद जी के विषय में थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं और उनके अध्ययन से ही हम उनकी रचना ठीक से समझ पाएंगे। भुवनेश्वर ने हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी की परंपरा चलाई, यानी एक नए किस्म का प्रयोग उन्होंने किया। उनकी प्रथम रचना श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वे जीवन को किस तरह से देखते थे और जीवन को उसकी संपूर्ण विद्रूपताओं के साथ सामने रखते थे। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना हंस के दिसंबर 1933 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई। इसके बाद उनके अन्य एकांकी रचनाएं जैसे कि शैतान, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, रहस्य रोमांच, लॉटरी को संग्रहित करके उन्होंने सन 1936 ईस्वी में कारवां संज्ञा देकर प्रकाशित कराया, यानी उनकी विभिन्न रचनाएं तब तक प्रकाशित हुई। इन सभी एकांकियों पर पश्चिम की एकांकी शैली की छाप है। पश्चिम की एकांकी शैली की छाप यानी कि जिसमें दुखांत हो थोड़ा और जीवन की सच्चाई दिखती हो, कल्पनाशीलता और भावुकता और बेहद कल्पना से भरा रोमांस, ऐसी चीज़ें नहीं है। विषय वस्तु और समस्या के विश्लेषण में पश्चिम के बुद्धिवादी नाटककारों इब्सन और शॉ का प्रभाव है। परिशिष्ट में लेखक ने अपने नवीन जीवन दर्शन को उपस्थित कराने वाले जो सूत्रवाक्य दिए हैं वे शॉ के व्यंग और फ्रायड की यौन प्रधान विचारधारा का स्मरण दिलाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद के और भी एकांकित प्रकाशित होते रहे, जैसे मृत्यु, हम अकेले नहीं हैं, 8:15 बजे, स्ट्राइक और ऊसर। इन रचनाओं में उनकी दृष्टि का विस्तार देखने को मिलता है। यौन समस्या तथा प्रेम के त्रिकोण से ऊपर उठकर वे समाज के दुख दर्द को भी देखने लगे। फोटोग्राफर के सामने तांबे के कीड़े में मनुष्य की बढ़ती हुई अर्थलोलुपता का वर्णन उन्होंने किया है। सन 1948 ईस्वी में उन्होंने इतिहास की कैचुल एकांकी लिखा और उससे अनंतर उनके कई ऐतिहासिक एकांकी प्रकाशित हुए। आज़ादी की नींव, जेरूसलम, सिकंदर, अकबर तथा चंगेज़ खां जैसी रचनाओं ने राष्ट्रीयता का स्वर भी दिखाई देता है।
और इससे आगे अंतिम कृति जो उनकी रही वो जो सन 1950 में सिंकों की गाड़ी आई, उनकी रचना जो अंतिम प्रकाशित होती है। भुवनेश्वर की एकांकी रचनाएं बड़ी सशक्त हैं। उनका सबसे पहला आकर्षण उनके काव्यात्मक, व्यंजनापूर्ण, मर्मस्पर्शी और कभी कभी चुभती शैली में लिखित रंग निर्देश है। इन काव्यात्मक, व्यंजनापूर्ण और इन सभी बातों से और इन सभी रंग संकेतों से उन्होंने रंगमंच की व्यवस्था, वातावरण के निर्माण, पात्रों की रूप योजना आदि चरित्रगत विशेषताओं को उभारा है। यानी इन सभी विषयों से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। संवाद प्रारंभ होते ही संघर्ष का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। जैसे ही आप एकांकी के पात्रों के संवाद शुरू होते हैं वैसे ही आपको समझ में आने लगता है कि क्या संघर्ष, उनका क्या जीवन का संघर्ष रहा है। अपने मूल मंतव्य नाटकीय प्रभाव को भी उन्होंने तुरंत ही स्पष्ट कर दिया है और इतने घटनाक्रम के घात प्रतिघातों के साथ अपना मर्म इतनी तीव्र गति से होता चला जाता है कि चरम सीमा पर पहुंचते ही यवनी का पतन होता है। चरित्र चित्रण में उन्होंने एक दो बातों से ही अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर दिया। यानी वे अधिक संवाद को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, बल्कि एक या दो बातें जो पूरे एकांकी का भाव खोल कर रख दे, इस तरह के उनके उच्च कोटि की एक शिल्प उनके अंदर पाया जाता था। आज के अभिजात वर्ग की दुर्बलताओं, विकृतियों और कुरूपताओं को उन्होंने कुरेद कर नग्न कर दिया है। आदर्श के घटाटोप के नीचे कितना कलुष है, कितनी गंदगी है, उनकी रचनाएं इसे प्रकट कर देती हैं। उन्होंने समस्याओं को उभार भर दिया है, उत्तर उन्हें सोचना है जो स्वयं रोगग्रस्त हैं। यानी कि उन्होंने समस्याओं को बताया है लेकिन उनका समाधान जो समस्याग्रस्त है उसे ही करना है। अब उनकी एकांकी जो बहुत ही प्रसिद्ध रही जो है ऊसर के बारे में यदि संक्षेप में परिचय मैं आपको यहाँ दूँ तो ऊसर उनकी बहुत महत्वपूर्ण एकांकी रही है। हम उसके बारे में भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यह एक ऊसर के बारे में बताया जा रहा है। ऊसर एक प्रयोगवादी एकांकी है जिसमें भुवनेश्वर प्रसाद ने स्वर कल्पना के आधार पर उच्च वर्ग के निरर्थक और लक्ष्यहीन जीवन का मजाक सा उड़ा दिया है। यानी कि उच्च वर्ग भले ही है यह सोचकर खुश होता रहे कि वह सभी साधन संपन्न है, किंतु उसमें भी कितनी निरर्थकता भरी हुई है उसके जीवन में, यह इस एकांकी में बताया गया है। और बहुत ही चुटीले अंदाज में, बहुत ही व्यंग्यपूर्ण अंदाज में, विद्रूप स्वर में उसको बताया गया है। एकांकी पर पश्चिमी प्रभाव है। इस एकांकी के पात्र संपन्न वर्ग के हैं। चूँकि हमारा जो कथानक है उसमें पहले ही बताया गया है कि उच्च वर्ग की विद्रूपता को दिखाना है, इसलिए पात्र भी संपन्न वर्ग के हैं। पर उनके समक्ष कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी निरर्थक लगती है, इसलिए वे ऊल जलूल क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। इन क्रियाओं में तारतम्य न होते हुए भी निरर्थकता का तारतम्य होता है। यानी कि वो जो उनके सार्थक क्रियाकलाप नहीं है, केवल निरर्थक और ऊल जलूल कार्य वे करते रहते हैं और इन ऊल जलूल कार्यों में एक निरर्थकता लगातार बनी हुई है। वही तारतम्य हमें दिखाई देता है। यह चेतना प्रवाह शैली में लिखा गया एक एकांकी है। यानी चेतना प्रवाह शैली में लिखा गया है। एक लगातार पाठक जो पढ़ने वाला है एकांकी, वह और जो दर्शक है यदि उसको मंच पर मंचित किया जाए तो देखने वाले दर्शक और पढ़ने वाले पाठक दोनों के हृदय में एक लगातार प्रवाह सा बना रहता है, एक तारतम्यता बनी रहती है कि अब इसके बाद आगे क्या होगा।
तो आपने देखा कि हमारी जो एकांकी है धूसर, और धूसर एकांकी के रचयिता भुवनेश्वर प्रसाद जी के एकांकी की क्या मुख्य विशेषताएं रही और किस तरह से उन्होंने अपनी एकांकी को एक स्वरूप, एक शक्ल प्रदान की, और किस तरह से उनकी एकांकी समाज की विद्रूपताओं और विडंबनाओं को उभारती है। और एक बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से ये काम किया जाता है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।